तो बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आगाज में बात करेंगे कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। सदर समेत कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। आपको बताएं, सुबह से इंतजार किया जा रहा था। कराची वालों की जानिब से कहा जा रहा था कि 11 बजे बारिश शुरू होगी, फिर 2 बजे का वक्त दिया गया। अब हम देख रहे हैं 3 बज रहे हैं और खबरें इस तरह की आ रही हैं कि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं कराची के जहां पर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। जमजम सईद हमारे साथ ही मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जमजम, अब से कुछ देर कबल जब आपसे बात हो रही थी, आप बता रही थी कि थोड़ी देर के लिए बारिश हुई है, उसके बाद फिर से धूप निकल आई है। इस वक्त आप कैसे मनाजिर देख रही हैं और कहाँ पर मौजूद हैं? जी देखिए, इंडियन गुजरात से आने वाला हवा का कम दबाव डिप्रेशन में तब्दील हो गया है और अगले 24 घंटे में एक साइक्लोन की शक्ल इख्तियार कर सकता है। ये सारे उसी के असरात है जिससे शहर में जो है वो शदीद बारिशों की भी पेशगोई की गई थी। आज महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया गया था कि कहीं दरमियानी तो कहीं तेज बारिश का इम्कान है, जबकि बारिश से कबल जो है आंधी आएगी और बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। शहर कायद का मौसम बादलों की और सूरज की आंख मचोली चल रही है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बारिश की जो है चंद बूंदें गिरती हैं और फिर दोबारा से जो है वो धूप निकल आती है। और इस वक्त मैं कैंट के इलाके में मौजूद हूँ और कैंट की सूरत हाल भी कुछ इसी तरह मैं देख रही हूँ कि अब से कुछ देर कबल जो है यहाँ पर बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन एक मरतबा फिर से जो है हमने देखा कि यहाँ पर जो है वो धूप निकल आई है। पेशगोई के मुताबिक जो है वो बारिश 100 से 150 मिलीमीटर तक रिकॉर्ड की जा सकती है। ये सिस्टम 3 तारीख तक इसी तरह से शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में जो है मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिशें बरसाने का बाइस बनेगा। जी बिल्कुल जमजम, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रही है और जिस तरह से पेशगोई की थी मारूख के बारिश होने वाली है और ये जो ताकतवर सिस्टम है अब ये कराची में दाखिल हो गया और उसके बाद यहाँ पर बादल गरजेंगे, बरसेंगे और जो कराची वाले हैं वो काफ़ी इंजॉय करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि आज सुबह से ही कुछ ऐसे मनाजिर भी देखने में आए कि कहीं तो बारिश हो रही है लेकिन कहीं पर धूप भी निकल आती है। फिर हम देखते हैं कि थोड़ा सा जो हब्स है वो भी बढ़ जाता है, लेकिन जो कराची का मौसम है बड़ा अनएक्सपेक्टेड हुआ है। कभी हमें लगता है कि बारिश शुरू हो गई और अब ये बारिश जो है वो देर तक जारी रहेगी, मौसम बेहतर हो जाएगा, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से इस ताकतवर सिस्टम की बात की जा रही है तो ये खुल के जो बादल है वो अभी बरस नहीं रहे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है, चूंकि वो गुलाब तूफान की बात हम कर रहे हैं, वो कराची में अभी तक आया तो नहीं है और टकराने के चांसेस भी बहुत कम है। लेकिन उसके बावजूद, इतना दूर होने के बावजूद हम देख रहे हैं कि हवाओं का जो सिलसिला है वो बड़ा जबरदस्त है। इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं यहाँ पर शहर में कि हम बाकायदा तौर पर स्टूडियो में बैठ के भी जो बाहर टेरेस में हवा चल रही है वो दरवाजे की खटपट हम सुन सकते हैं कि कितनी तेज हवाएं इस वक्त चल रही हैं। और जब मैं दफ्तर आ रही थी तो मैंने बहुत सारे मकामात पर ऐसा भी देखा, जो गार्डन का एरिया था और ये एमेजिना रोड, वहाँ पर 2 दरख्त भी गिरे हुए थे। अभी कुछ देर कबल हमने नाजरीन को खबर से भी आगाह किया कि गाड़ी पर भी जो है वो दरख्त गिरा था। ये शायद इसी वजह से कि स्ट्रॉन्ग विंड्स बहुत ज़्यादा हैं। बारिश का सिलसिला ताहाल अभी फुल जिसे हम कहते हैं ना कि ज़ोरों शोर से शुरू नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि आगे आने वाले टाइम में बारिश हो सकती है और बहुत धुआंधार बारिश हो सकती है। बिल्कुल, आने वाले टाइम में बारिश हो सकती है, धुआंधार बारिश हो सकती है। और जिस तरीके से मारूख आप बता रही हैं कि जब आप आ रही थी तो जब मैं भी रास्ते में आ रही थी तो मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद अब बारिश हुई, शायद थोड़ी देर बाद बारिश हुई, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो सिलसिला है हवाओं का, ये जो विंड का सिलसिला है ये तेजी से तब्दील हो रहा है। कभी हमें हब्स भी फील होता है और कभी ऐसा लगता है कि बारिश शुरू हो गई है। अभी जैसे जमजम बता रही थी कि कुछ देर कबल कैंट में जो है वहाँ पर हल्की हल्की बारिश थी, लेकिन अब वहाँ पर धूप निकल आई है। यही हाल कराची के मुख्तलिफ शहरों का भी है। और कराची वालों की अगर हम बात करें तो कराची वाले तो भाई तैयार बैठे हैं कि बारिश हो और एंजॉय करें, पकौड़े बनाएं, समोसे बनाएं और जिस तरीके से इस मौसम को एंजॉय किया जा सकता है एंजॉय करें, लेकिन साथ साथ सब लोग खैरियत से भी रहें, क्योंकि जो हमारे शहर के हालात हैं, बात है कि बस दुआ ये करनी चाहिए कि ये बारिश जहमत के बजाय रहमत का बाइस बने। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आगे बढ़ते जनाब, और सिंध के तफरीही मुकाम गोरख हिल स्टेशन पर बादल बरस पड़े हैं, मौसम खुशगवार हो गया है। आपको बताएं कि गोरख हिल स्टेशन पर वक्फे से तेज बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश ने गोरख हिल स्टेशन के मौसम को मजीद खुशगवार बना दिया है। मनाजिर इंतहाई खूबसूरत समा की टेलीविजन स्क्रीन पर भी इस वक्त मुलाहिजा किए जा सकते हैं। बारिश के साथ साथ तेज़ ठंडी हवाएं चल रही हैं जो कि यहाँ से भी बैठ के महसूस की जा सकती हैं। जिस तरह से दरख्त हिल रहे हैं, झूम रहे हैं और किस तरह से यहाँ पे मनाजिर हैं हम अपने नाजरीन को दिखा रहे हैं। सैयाह मौसम एंजॉय करने के लिए निकल पड़े हैं। अहम खबर आ रही है, आपको बताएं ठट्टा के साहिली इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। हब्स भी खत्म हो गया है। मजीद अपडेट्स लेते हैं समा के नुमाइंदे ज़ुहैर अली से। जी ज़ुहैर अली, हब्स खत्म हो गया है और हवाओं का सिलसिला शुरू हो गया है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास, कैसा मौसम है?
जी बिल्कुल, ये ठट्टा का सारी इलाका है। केटी बंदर और उसके गिरदो नवा के अंदर तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है और तेज हवाओं के साथ जो बारिशें गिर रही हैं, जिसकी वजह से माहिगीर तो पहले ही लंगर अंदाज होना शुरू हो गए थे। 3 अक्टूबर तक उनको खुले समंदर में शिकार पे पाबंदी आई थी, तो जिनकी कश्तियां भी उधर मौजूद हैं तो वो भी उससे बारिशों में एंजॉय कर रहे हैं। तो दूसरी जानिब जो तेज हवाओं के बायस जो है कच्चे मकानात के अंदर भी कुछ नुकसानात की इतलात मिल रही हैं कि कुछ की जो कच्चे मकानात झोपड़ियाँ थी उनकी छतें उड़ना शुरू हो गई हैं, जबकि बारिश और तेज हवाओं के बाद हफ्त जो था वो खत्म हो गया और मौसम खुशगवार हो गया है। जी ठीक है ज़ुहैर अली, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। इस वक्त अहम खबर आ रही है, आपको बताएं कि हुक्मरान इत्तेहाद की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में 70 अरकान गैर हाजिर निकले हैं। परवेज़ खटक की क़यादत में खैबर पख्तूनख्वा के 22 अरकान का नया ग्रुप सामने आ गया है। परवेज़ खटक ग्रुप ने शिरकत से इनकार किया तो वज़ीर आज़म ने उन्हें अलग से मुलाकात के लिए बुला लिया। साथ ही आपको बताएं कि मसाइल फौरी हल करने की यकीन दहानी पर 22 अरकान पर मुश्तमिल ग्रुप इजलास में शरीक हो गया है। बिल्कुल, इजलास में बेशतर अरकान ने तरक्याती फंड्स और गैस स्कीम्स के शिकवे किए। हमाद हसन ने अरकान को गैस स्कीम्स ना देने का साफ साफ जवाब दे दिया, जबकि तारिक बशीर चीमा बोले यही सूरत हाल रही तो सबकी जमानतें जब्त होंगी। इजलास में कराची के अरकान असम्बली ने तंजीमी उमूर पर एतमाद में ना लिए जाने का शिकवा भी किया है। और MNA आफ्ताब जहांगीर ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, उनसे हम मजीद बात करते हैं। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर बताइएगा कि इजलास में कल 70 अरकान क्यों नहीं आए, क्या वजह है, और हम्माद अजहर की अगर बात की जाए तो उनके खिलाफ क्या बातें हुई हैं, आप बताना पसंद करेंगे? असल में आप मसला ये है कि अक्सरियत उस वक्त जो हकीकत जो बात है कि उसमें कोरम की बड़ी हमारे साथ प्रॉब्लम चल रही है। लोग जो है वो इजलास में शिरकत नहीं कर रहे, मतलब वो कहते हैं, उनसे जब पूछो तो वो कहते हैं जी हम अपने हल्के की सियासत करते हैं, हल्के में रहते हैं और कभी आते हैं कभी नहीं आते। लेकिन ये पिछले एक हफ्ते से आपने देखी रहा थी कि पिछले 7 जो इजलास हुए उसके अंदर जो है कोरम की हमेशा निशानदेही की गई और कोरम पूरा नहीं हो रहा था, जिस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी संजीदगी से नोटिस भी दिया है और इसी वजह से उन्होंने पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी बुलाया और उसमें उन्होंने तंबीह भी की कि जी संजीदा जी से आप आए, क्योंकि बहुत सारी कानून साजियाँ हैं जिसको करना है, जो और मसाइल है उनको हल करना है। तो वो जब तक अरकान की तादाद पूरी नहीं होगी, उनका ताउन नहीं होगा तो लेकिन जो ज़्यादातर गुफ्तगू हुई है वो हम्माद अजहर साहब से हुई है और हम्माद अजहर साहब से भी जो गुफ्तगू है वो गैस के हवाले से हुई है और उन्होंने यकीनन जो लोगों की शिकायत थी, खासतौर पे KPK के लोग, पंजाब के इलाके के लोगों की, कुछ हल्के इलाके के लोगों की, तो वो पंजाब के वो हम्माद अजहर साहब ने उसको पूरी तरह डिफाइन किया और उसको एक्सप्लेन किया कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं और आगे क्या मुश्किलात आने वाली हैं। तो सारी चीज़ें उन्होंने पार्टी के सामने रखी हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। आफ्ताब साहब समा से बात कर रहे थे, जिसमें आफ्ताब जहांगीर साहब का ये कहना है कि वज़ीर आज़म ने भी अरकान को शिरकत के लिए सख्त हिदायत की है। जब अरकान से पूछो क्यों नहीं आए तो कहते हैं हल्के में मसरूफ़ है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के लोगों ने हम्माद अजहर के खिलाफ बातें की, हम्माद अजहर ने उन्हें समझाया, जबकि उनका कहना था कि हम्माद अजहर साहब से जो गुफ्तगू हुई है उनकी गैस के हवाले से हुई है। हम्माद अजहर ने उन्हें समझाया, मौक़िफ़ पेश किया, लेकिन उसके बावजूद भी जब भी इन अरकान से पूछो तो उनका यही कहना है कि हम तो अपने हल्के में मसरूफ़ हैं। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि इंतखाबी इस्लाहात पर हुकूमत से मुज़ाकरात क्यों किए, मौलाना फजलुर रहमान मुस्लिम लीग नून से खफा हो गए हैं। जवाब तलबी के लिए PDM का इजलास बुलाने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान शफकत। हुकूमती इंतखाबी इस्लाहाती कमेटी में जाने पर पीपल्स पार्टी के बाद मौलाना फजलुर रहमान भी नून लीग के रवैये से नाखुश हैं। PDM के सरबराह ने शाहिद खाकान अब्बासी को टेलीफोन किया और गिले शिकवे किए। साबिक वजीर आज़म ने पार्टी कायद को मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने नून लीग से जवाबदही के लिए PDM इजलास बुलाने का फैसला किया है। PDM का सरबराही इजलास अगले हफ्ते बुलाया जा सकता है। इमरान शफकत, समा, लाहौर। अहम खबर आ रही है, आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ घर की सीढ़ी से फिसलकर जख्मी हो गए हैं, जिसके बाइस वो एक मरतबा फिर कमर की तकलीफ में मुब्तला हैं। इमरान शफकत हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। इमरान बताइएगा इस वाक़े से मुताल्लिक़ क्या तफसीलात हैं आपके पास? इमरान, आपको आवाज़ आ रही है?
عمران سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس وقت اہم خبر اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. اپنے ناظرین کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف گھر کی سیڑھی سے پھسل کر زخمی ہو گئے ہیں, جس کے باعث وہ ایک مرتبہ پھر کمر کی تکلیف میں مبتلا ہیں. اور اہم خبر یہ بھی ہے کہ شہباز شریف نے تمام سیاسی سرگرمیاں معطل کر دی ہیں. اہم خبر مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف گھر کی سیڑھی سے پھسل کر زخمی ہو گئے ہیں, ایسی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں. ساتھ ہی ساتھ اپنے ناظرین کو بتائیں کہ جس کے باعث وہ ایک مرتبہ پھر کمر کی تکلیف میں مبتلا ہو گئے ہیں اور شہباز شریف نے تمام سیاسی سرگرمیاں معطل کر دی ہیں. ذرائع سے خبر موصول ہو رہی ہے کہ شہباز شریف کے طبی معالجین نے معائنہ کیا ہے اور ایکس رے بھی لیے گئے ہیں. عمران شفقت ہمارے ساتھ ہیں, بات کریں گے ان سے. جی عمران, بتائیے گا اس حوالے سے مزید. جی بالکل, پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور خلاف میاں شہباز شریف وہ اپنے گزشتہ روز وہ گھر کی سیڑھیوں سے پیچھے چلے گئے. عمران شفقت کی آواز ہم تک صحیح طریقے سے موصول نہیں ہو رہی ہے. اہم خبر ہے مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف گھر کی سیڑھی سے پھسل کر زخمی ہوئے ہیں, جس کے باعث وہ ایک مرتبہ پھر سے کمر کی تکلیف میں مبتلا ہیں. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں ماضی میں ٹرانسمیشن لائنوں پر سرمایہ نہیں لگایا گیا, لائنیں پرانی ہونے کی وجہ سے بجلی ہوتے ہوئے بھی نہیں پہنچا سکتے. مٹیاری لاہور منصوبے سے لائن لاسز میں کمی آئے گی. کہتے ہیں جیسے جیسے کرونا کا زور ٹوٹ رہا ہے, سی پیک منصوبوں کی رفتار میں تیزی آئے گی اور مہنگائی کا زور بھی ٹوٹے گا. قوم کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا کتنا بڑا بینیفٹ ہے. 1% جب لائن لاس ہوتا ہے تو ملک کو کئی ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے. ہماری ٹرانسمیشن لائنز بڑی پرانی ہو چکی ہیں, اتنے لائن لاسز ہیں کہ ہمیں بجلی ہوتے ہوئے ہم بجلی نہیں پہنچا سکتے لوگوں تک. لوگ ایک طرف کہتے ہیں جی آپ کے پاس بجلی ہے لیکن بجلی پہنچی کیوں نہیں. لوڈ شیڈنگ کیوں ہے؟ لوڈ شیڈنگ اس لیے ہے کہ وہ جو ٹرانسمیشن لائنز ہیں وہ اتنی پرانی ہو چکی ہیں, ان کے اوپر انویسٹمنٹ ہی نہیں کی, ہوتے ہوئے بھی بجلی ہم لوگوں تک نہیں پہنچا سکتے. اب جو اگلا ہمارا راستہ ہے وہ ہے انڈسٹری کا. جب تک ویلتھ کریشن ہوگی, دولت میں اضافہ ہوگا ہی تو ہم قرضے واپس کریں گے. کورونا کی وجہ سے بڑے مسئلے آئے کیونکہ ساری کمیونیکیشن رکی ایک بار. اللہ نے ہمیں کافی امتحانوں میں ڈالا. جب ہم ریکور کر رہے تھے تو کورونا کا آ گیا اور کورونا سے سپلائی چین ساری افیکٹ ہو گئی. دنیا میں کموڈیٹی پرائسز اوپر چلی گئی. یہ عارضی طور پہ ہے. انشاءاللہ جس طرح بھی ویکسین لگتی جا رہی ہے اور کورونا کا جو خوف ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے تو اس سے انشاءاللہ سی پیک کے بھی پروجیکٹس تیز ہو جائیں گے اور ہمیں یہ جو بھی عارضی طور پہ مشکل پڑی ہوئی ہے مہنگائی کی, یہ بھی انشاءاللہ نیچے آ جائے گی. دوسری جانب لیگی رہنما احسن اقبال کہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کی ذہنیت بتاتی ہے کہ 2018 سے پہلے ہر چیز کو سیاہ دکھانا ہے اور اپنی نالائقیوں پر پردہ ڈالنا ہے. وزیر اعظم کی مٹیاری میں تقریر کا جواب دے رہے تھے. اور مٹیاری ٹرانسمیشن لائن کی افتتاح کی تقریب میں تقریر کی وزیر اعظم صاحب نے. یہ کہتے ہیں کہ مٹیاری لاہور ٹرانسمیشن لائن 2013 سے سست پڑی تھی, کوئی کام ہی نہیں کر رہا تھا. وزیر اعظم صاحب خدا کے لیے کچھ پڑھ لکھ لیا کریں. یہ مٹیاری لاہور ٹرانسمیشن لائن سی پیک کے ذریعے شروع ہوئی. جب اس کا ٹرانسمیشن سروس ایگریمنٹ مئی 2018 میں سائن ہوا کہ اس کی ایکسپیکٹڈ ڈیٹ آف کمیشننگ جو ہے سپٹمبر 2021 ہے, تو آپ مجھے بتائیے کہ اس میں کون سا التوا تھا؟ آپ کیسے کہتے ہیں کہ 2013 سے یہ کولڈ سٹوریج کے اندر پڑا تھا؟ یعنی کہ یہ آپ کی ذہن کی کیفیت بتاتی ہے کہ آپ صرف یہ جانتے ہیں کہ 2018 سے پہلے آپ نے ہر چیز کو سیاہ دکھانا ہے اور اپنی نالائکیوں پہ پردہ ڈالنا ہے. آگے بڑھ کر آپ کو بتائیں کہ ٹیکس دہندگان کو انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے میں مشکلات کا سامنا. ایف بی آر کا گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں 15 دن کی توسیع دینے کا فیصلہ. صرف درخواست دینے والے ہی مستفید ہو سکیں گے. شکیل احمد ہمارے ساتھ ہیں, ان سے ہم بات کر لیتے ہیں. شکیل, اب سے کچھ دیر قبل بھی آپ سے بات ہو رہی تھی, آپ اس حوالے سے بتا رہے تھے. یہ بتائیے گا کہ سب کو اتنی مہلت کیوں نہیں دی جا رہی ہے, درخواست کی شرط کیوں رکھی گئی ہے؟ دیکھیے ایف بی آر کا یہ کہنا ہے کہ مہلت جو ہے وہ 30 ستمبر تک ہی ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر لوگوں کو ٹیکنیکل مسائل کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے, جیسے آئرس سسٹم ہے اس میں تعطل آ رہا ہے, شکایات ہمیں بھی بہت موصول ہو رہی ہیں, ایف بی آر کو بھی آ رہی ہیں, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم 15 دن کی توسیع دے دیں گے ان لوگوں کو جن کو یعنی ہارڈ شپ کیسز ہیں, جن کو مشکلات پیش ہیں تکنیکی طور پر. لیکن تمام لوگوں کو توسیع دینے کا فی الحال کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اور اچھا شکیل, بالکل شکیل احمد, ابھی تو سب کو ہی اس مشکل کا سامنا ہے نا گوشوارے جمع کرانے میں, تو سبھی کے لیے یہ کیوں نہیں دیا گیا یہ سہولت؟ دیکھیں ان کا یہ موقف ہے کہ اگر کسی کو مشکل ہے تو ہمیں وہ ریٹرن تحریری طور پر یا آن لائن درخواست دے دے تو ہم اس کو اویل کر لیں. اگلے 15 دن کو اس کو ٹائم دے دیا جائے گا. لیکن آج شام چیئرمین ایف بی آر ڈاکٹر محمد اشفاق جو ہیں وہ پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں, ٹیکس محاصرے کی تفصیلات بتائیں گے,
इनकम टैक्स गोशवारों की डिटेल्स बताएंगे, और हो सकता है कि अगर कोई तोसीक करनी है, जनरल एक्सटेंशन देनी है, तो उसका फैसला भी शाम तक हो जाएगा, क्योंकि अभी टाइम है, काफ़ी घंटे हैं। जिन लोगों के पास टाइम है वो अवेल कर सकते हैं, अपने रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो एफबीआर काफ़ी मोहतात है इस हवाले से। अभी एक्सटेंशन शकील, ये पहली मर्तबा तो नहीं है, इससे पहले भी जब इनके वेब पोर्टल पर इस तरह से लोग अपने टैक्स जमा कराने की कोशिश करते हैं, गोशवारे जमा कराने की कोशिश करते हैं, तो इसी तरह की मुश्किलात आती हैं, और एफबीआर की जानिब से हमेशा कहा जाता है कि जी इस वेबसाइट को ठीक कर रहे हैं, ये प्रॉपर काम करेगी। अगेन एक दफ़ा फिर देखिए, माजी में तो बहुत ज्यादा लोगों को सहूलत दी गई थी। मतलब अगर दिसंबर तक भी आप फाइल नहीं कर पा रहे तो इवन एक साल ऐसा भी आया था 2 साल पहले कि आपको मार्च तक एक्सटेंशन दे दी गई थी, बार बार एक महीने की, 15-15 दिन की करके। इस बार हमने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि हम लोगों को आदत डालना चाहते हैं कि वो बर वक्त रिटर्न फाइल करें, क्योंकि हम एक्सटेंशन देते हैं, लोग रिलैक्स हो जाते हैं, रिटर्न फिर भी फाइल नहीं करते। तो ठीक है, उनकी जानिब से ये कहना है कि हम ये चाहते हैं कि लोग बर वक्त अपना रिटर्न भी फाइल करें। अपडेट करने के लिए शुक्रिया शकील अहमद। फ्लावर मिल्स माफिया ने गंदम और आटे की मसनूई किल्लत पैदा कर दी। हुकूमत सिंध ने गंदम का कोटा जारी ना करके बुहरान मजीद बढ़ा दिया। चक्की के आटे की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। कराची के चूड़िया बाजार में समा के नुमाइंदे सैयद रिजवान आलम मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी रिजवान, अपडेट कीजिए कि आटा क्यों महंगा हो रहा है, क्या कहना है होलसेलर्स का? जी बिल्कुल, सूरत हाल अच्छी नहीं है आटे के हवाले से। शौकत तरीन ने कहा था कि 55 रुपये किलो आटा बिकेगा पाकिस्तान में। ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान, कराची तो क्या पूरे पाकिस्तान में भी कहीं इस रेट पे आटा नहीं बिक रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जूड़िया बाज़ार में। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अजनास मंडी है, पूरे पाकिस्तान को यहाँ से अजनास सप्लाई होता है। यहाँ सूरत हाल क्या है, हमारे साथ व्यापारी एक आटे के मौजूद है, मोहम्मद सिद्दीक, उनसे ही जान लेंगे। इसकी वजूहत जो हमें मिल वाले बता रहे हैं वो यही है कि ज़्यादातर मुल्क के दूसरे इलाकों में कोटा जारी कर दिया गया है गंदम का, जो गवर्नमेंट देती है। सिंध में अभी तक इनके कोई मामला हल नहीं हुए। अभी कुछ अर्से पहले आप कितने का बेच रहे हैं? ये सर 580 रुपये तक भी, 575, 580, 570 तक भी यहाँ पर सेल हो रहा था। आटे की कीमतों में एक महीने में इस रवा माह जो है वो 12 रुपये फ़ी किलो का इजाफा हो चुका है। आटा इस वक्त जो होलसेल मार्केट में जो है वो 66 रुपये जो है क्या कहते हैं बिक रहा है फ़ी किलो। रिटेल मार्केट में आटा 70 रुपये से भी ऊपर फरोख्त किया जा रहा है, 2.5 नंबर का आटा। और चक्की के आटे की कीमत जो है वो 80 रुपये फ़ी किलो तक भी जा पहुँची है। ये सूरत हाल है जी। तो ये सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया इस हवाले से आप हमें आगाह कर रहे थे रिजवान। और महंगाई से तंग आवाम के लिए एक और बुरी खबर आ रही है। आपको बताएं कि ओगरा ने एक और पेट्रोल बम गिराने की तैयारी कर ली है। पेट्रोल 5 रुपये 25 पैसे फ़ी लीटर, जबकि डीजल की कीमत में 3.5 रुपये फ़ी लीटर इजाफे की सिफारिश की गई है। असम्बली पेट्रोलियम डिवीज़न को अरसाल कर दी गई है। हतमी फैसला वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुशावरत से किया जाएगा। कीमतों में रद्दोबदल का इन्हिसार पेट्रोलियम लीवी और GST पर होगा, जबकि इस वक्त पेट्रोल पर लीवी 5 रुपये 62 पैसे फ़ी लीटर है। अहम खबर आपको देंगे, इरसा एडवाइजरी कमेटी का इजलास बदनज़मी का शिकार हुआ है। सिंध और इरसा पानी तकसीम के मामले पर आमने सामने आ गए हैं। इरसा हुक्काम ने मेंबर सिंध को मीडिया से गुफ्तगू करने से भी रोक दिया है। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे वहाब कामरान से। जी वहाब, बताइएगा इरसा इजलास में बदनज़मी की क्या वजह बनी? आज इजलास में इरसा का रबी सीजन में पानी की तकसीम के हवाले से मामला पर गौर करना था, और इस इजलास के दौरान मेंबर इरसा सिंध और इरसा अथॉरिटी के माबैन कुछ तल्ख जुमलों का भी तबादला हुआ। इससे पहले भी होता रहा, और मेंबर इरसा सिंध जाहिद जुनेजो ने 3 रुखी फार्मूले पर एतराज़ किया है इजलास के दौरान, और उनका कहना था कि ये फार्मूला सिंध को काबिल कबूल नहीं है। सूबों में पानी की जो तकसीम है वो बराबर होनी चाहिए और शॉर्टफॉल भी बराबर तकसीम होना चाहिए। ताहम इजलास के दौरान जब उनके तहफ़्फ़ुज़ात को नज़रअंदाज किया गया तो एहतजाजन उन्होंने वॉकआउट किया और मीडिया नुमाइंदों को टॉक के लिए बुला लिया। ताहम कहा यह गया है, ज़राए ने हमें बताया कि उनको मजबूर किया गया कि वो मीडिया नुमाइंदों से बात ना करें, वरना मामला मज़ीद ज़्यादा उलझ जाता। तो बाद में फिर मेंबर सिंध ने मीडिया नुमाइंदों से बात भी नहीं की, और मीडिया के नुमाइंदों से भी इरसा के मुलाजमिन ने बदतमीजी की है, और फुटेज में भी देखा जा सकता है काफ़ी बदतमीजी की गई है कैमरा मैन से और वहाँ पर जो मौजूद रिपोर्टर्स थे उनसे भी, और सिक्योरिटी गार्ड के जरिए मीडिया नुमाइंदों को भी इरसा हेडक्वार्टर में दाखिले से रोक दिया गया था। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया वहाब। और अदालत ने सानिया महरान टाउन में मुजरिमाना गफलत बरतने वाले इदारों के किरदार का तयन कर लिया है। रिमार्क्स दिए कि मुतल्लिका अफसरान शहरियों की हलाकत के बराबर के जिम्मेदार हैं। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी, एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी समेत अहम अफसरान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए तमाम मफरूर मुलजिमान को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं इरफानुल हक।
डिप्टी कमिश्नर से लेकर सिविल डिफेंस के इलेक्ट्रिक हत्ता के महकमा माहौलियात तक सबके हाथ गरीब मजदूरों के खून से रंगे हैं। अदालत ने सानहा मेहरान टाउन में मुजरिमाना गफलत बरतने वाले इदारों के किरदार का तयन कर दिया। दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि मुतल्लिका अफसरान शहरियों की हलाकत के बराबर जिम्मेदार हैं। डिप्टी कमिश्नर ने कभी इलाके का दौरा नहीं किया। रिहायशी प्लॉट पर कमर्शियल सरगर्मियां होती रहीं। डायरेक्टर सिविल डिफेंस ने गफलत बरतने पर किसी अफसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। रिहायशी प्लॉट को कमर्शियल में तब्दील करने पर KDA ने भी कोई कार्रवाई नहीं की कि इलेक्ट्रिक ने खिलाफ ज़ाब्ता रिहायशी प्लॉट पर कमर्शियल PMT नस्ब किया। अदालत ने करार दिया कि महकमा माहौलियात ने कभी जायज़ा नहीं लिया कि फैक्ट्री कवानीन के मुताबिक चल रही है या नहीं। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर कोरंगी, एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी समेत अहम अफसरान का नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए तमाम मफरूर मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। रिमार्क्स दिए कि अगर तमाम इदारे अपनी जिम्मेदारी अदा करते तो मासूम अफराद की जान न जाती। अदालत ने महकमा लेबर के अफसर का नाम मुल्जिमान की फहरिस्त से निकालने का हुक्म दिया। कहा लेबर डिपार्टमेंट ने फैक्ट्री को नोटिस जारी किया था। फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ लेबर कोर्ट में केस भी दायर किया जा चुका है। अदालत ने पुलिस चालान मंजूर करते हुए कार्रवाई का हुक्म दे दिया। इरफानुल हक, समा, कराची। NCOC की डेडलाइन का आज आखिरी दिन है। 1 अक्टूबर से वैक्सीनेशन ना कराने वाले अफराद को सख्त पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। NCOC के मुताबिक कल से स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अलावा ट्रांसपोर्टेशन में मुकम्मल वैक्सीनेशन के बगैर काम करने की इजाज़त नहीं होगी। बगैर वैक्सीनेशन वाले अफराद के अंदरूनी और बैरून मुल्क सफ़र करने पर भी पाबंदी होगी। रेलवे के अलावा मोटरवेज़ और हाईवेज़ पर सफ़र करने वालों पर भी पाबंदी का इतलाक होगा। वैक्सीनेशन के बगैर कोई मुल्क में आ सकेगा और ना ही बाहर जा सकेगा। रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग मॉल में भी नो वैक्सीनेशन, नो एंट्री का उसूल लागू होगा, जबकि वैक्सीन ना लगवाने वाले अफराद किसी अजीज़ रिश्तेदार की शादी में भी शिरकत नहीं कर सकेंगे। पंजाब भर में डेंगू मच्छर के हमलों के बाद इस्लामाबाद में भी इस्लामाबाद भी डेंगू की जद में आ गया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं दानियाल उमर। डेंगू मच्छर के वार दिन ब दिन तेज होने लगे। लाहौर में डेंगू के मजीद 167 केसेस सामने आ गए। डेंगू केसेस की मजमूई तादाद 1347 तक पहुंच गई। 26 मजीद तशवीशनाक मरीज दाखिल होने के बाद अस्पतालों में तादाद 115 तक पहुंच गई। हंगामी सूरत हाल पर महकमा सेहत ने एक्सपो सेंटर में डेंगू मरीजों के लिए आर्जी अस्पताल बनाने का फैसला किया है। जुड़वा शहरों में भी डेंगू के वार तेज हो गए। इस्लामाबाद में 24 घंटे के दौरान 94 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला हुए। रावलपिंडी में भी 52 मजीद केसेस सामने आए। वफाकी अस्पतालों में दाखिल डेंगू मरीजों की तादाद 369 तक पहुंच गई। गुज़श्ता रोज लाहौर के 792 जबकि पंजाब भर के 1366 मुकामात से डेंगू लार्वा तलब किया गया। कसूर, नारोवाल, शेखुपुरा, फैसलाबाद और मुल्तान से भी डेंगू केसेस सामने आए हैं। रावलपिंडी से रिपोर्टर उमर बिन आसिफ के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। अभी आपको बताएं कि इस्लामाबाद की यूनियन काउंसिल कोराल मसाइल का गढ़ बन गई है। 4 साल से पानी की फराहमी बंद है। 40,000 से जायद की आबादी टैंकर्स माफिया के रहमो करम पर है। सड़कें और गलियां टूट फूट का शिकार हैं और जगह जगह गटर उबल रहे हैं। मैं हूँ खुदा यार, मेरा ताल्लुक है इस्लामाबाद की यूनियन काउंसिल कोराल से। जगह जगह कूड़े की ढेर, सफाई की नाकिस इंतजामात, टूटी फूटी सीवरेज लाइन्स, उबलते गटर, निकासी का मुसीदा निजाम और तफन से जीना दोबार। विफाकी दरअसल हुकूमत में कोराल की सड़कें टूट फूट का शिकार है। ना पीने की पानी का फिल्ट्रेशन प्लांट, ना ही कोई पब्लिक पार्क। अबतर मसाइल ने जिंदगी अजीरन बना रखी है। शिकायत करे भी तो कैसे? ना साबित हुकूमत के वादे पूरे हुए, ना मौजूदा हुक्मरानों की दावे। कोराल वालों की आवाज आखिर कब सुनी जाएगी? कौन हल करेगा कोराल की बुनियादी मसाइल? कहते हैं शौक का कोई मोल नहीं होता। इस बात को सच कर दिखाया लाहौर के शहरी अली आजम भट्ट ने। शौक की खातिर दुनिया भर से नायाब मुर्गे लाहौर ले आया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अनसफर।
लाहौर के मॉडल टाउन का मॉडल मुर्गिस्तान, जहां मौजूद हैं नायाब नस्ल के मुर्गे और एक से बढ़कर एक कीमती मुर्गी, जिन्हें पाला है अली आजम भट्ट ने। शामू, सरामा, कोको पॉलिश की तो रौनकें ही अलग हैं। नेदरलैंड से आए व्हाइट सिल्की और जापानी नस्ल के भी वक्रे अंदाज हैं। मेरे पास फैंसी ब्रीड्स हैं। फैंसी में मैंने डिफरेंट कैटेगरीज हैं और जो मैंने दुनिया में डिफरेंट कंट्री से इंपोर्ट किया, नीदरलैंड से इंपोर्ट किए हैं, बेल्जियम से, जर्मनी से, डेनमार्क से। मैंने इस काम को एज अ शौक शुरू किया था जो बाद में बिजनेस में कन्वर्ट हो गया। इन मुर्गों के खरीदार मालिक को मुंह मांगे दाम देने को तैयार होते हैं। मैं शामू के लिए बहुत जगह पे गया, तो जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे यहाँ क्वालिटी नजर आई है। जितने भी बर्ड देखे हैं एक से बढ़ के एक क्वालिटी में चीज है। कीमती नस्ल के मुर्गे पालने का शौक खासा महंगा है। कोई बीमारी या जरा सी लापरवाही भारी नुकसान भी करवा देती है। लास्ट रमजान में मेरे ख्याल से 1 करोड़ 25-30 लाख रुपए की मुर्गी एक्सपायर हुई है, तो वो वायरल डिजीज थी। मुर्गों की खुराक पर अच्छी खासी रकम खर्च होती है, दीगर अखराजात अलग हैं। लाहौर के अली आजम भट्ट जहां इन फैंसी परिंदों को पालने का शौक रखते हैं, वहीं ये फैंसी परिंदे उनके रोजगार का खास जरिया भी हैं। कैमरामैन जवाद याहिया के साथ अंस जफर, समा, लाहौर।